जिस प्रकार से 1956 के स्वेज संकट ने ब्रिटिश साम्राज्य के वैश्विक प्रभुत्व के पतन का संकेत किया था, क्या उसी प्रकार से ईरान संकट 2026 अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व के पतन का संकेत कर रहा है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वेज संकट 1956 और ईरान संकट 2026 की तुलना क्यों हो रही है। चलिए सबसे पहले इसे जानने के लिए आपको स्वेज संकट 1956 को जानना पड़ेगा। जो स्वेज संकट 1956 था वो पैदा क्यों हुआ था? आप जानते हैं कि जो स्वेज नहर है, जो कि यहाँ पर स्थित है, स्वेज नहर, ये बड़े नक्शे में आप देख सकते हैं, ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला एक प्रमुख जल मार्ग है, एक नहर के द्वारा बनाया गया मार्ग है जो दोनों ही रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ता है और एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापारिक मार्ग है उसकी दूरी को लगभग 7,000 किलोमीटर तक कम कर देता है। जैसे अगर आप व्यापार इस मार्ग के माध्यम से करेंगे और व्यापार इस मार्ग के माध्यम से करेंगे केप ऑफ गुड होप से होते हुए, तो एक अध्ययन ये बताता है कि मुंबई से होकर के अगर आप ये व्यापारिक मार्ग करते हैं तो इस मार्ग की बनिस्बत 7,000 किलोमीटर मुंबई से लंदन का मार्ग कम हो जाता है। न केवल 7,000 किलोमीटर मार्ग कम हो जाता है बल्कि 9 से 10 दिन का समय भी बचता है। इस चीज ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के वैश्विक प्रभुत्व को, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका पर प्रभुत्व को विशेष रूप से बल प्रदान किया। आप जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो एक महत्वपूर्ण आधार था वैश्विक प्रभुत्व का, वो व्यापार ही था और इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने में स्वेज कैनाल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वेज कैनाल का निर्माण कब किया गया था? स्वेज कैनाल का निर्माण 1858 से 1869 के बीच किया गया था। 1869 माना जाता है क्योंकि 1869 में निर्माण पूरा हो गया था। किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया था? इसको 99 वर्ष के लिए एक प्रकार से जिम्मेदारी इसके निर्माण और संचालन की किसको दी गई? यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी को इसके निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी 99 वर्ष के लिए दी गई थी। मिस्र के राष्ट्रपति आप जानते हैं गमाल अब्दुल नासिर थे, जिन्होंने 1956 में इस स्वेज कैनाल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी एक प्रकार से उस पर अपने नियंत्रण की स्थापना की घोषणा कर दी। उससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस का इस पर नियंत्रण हुआ करता था। अब जब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? क्योंकि स्वेज कैनाल एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत थी, राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था, सोर्स हुआ करता था और साथ ही नील नदी पर असवान बांध भी मिस्र निर्मित कर रहा था, तो उसके लिए भी राजस्व की आवश्यकता थी। इसलिए 1956 में गमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज कैनाल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और ये मिस्र से ही होकर के गुजरती है तो वो इसको बहुत स्वाभाविक भी मानते थे। लेकिन इस स्थिति से प्रेरित होकर के ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल के साथ मिलकर के मिस्र पर आक्रमण कर दिया स्वेज नहर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और एक तरह से उनको सैन्य जीत हासिल हो गई। लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव में उनको राजनीतिक असफलता मिली क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति से पीछे हटना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण मिस्र के स्वेज कैनाल पर अधिकार को मान्यता भी प्रदान करनी पड़ी। ये चीज मानी जाती है कि इसने ब्रिटेन के मध्य पूर्व पर नियंत्रण को कमजोर कर दिया और उसके वैश्विक प्रभुत्व के भी पतन के संकेत दे दिए। इसी चीज को माना जाता है। अब 2026 में ईरान संकट किस प्रकार से इसी तरह की स्थिति को प्रकट कर रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में।
आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को ले लीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो एडमिशन लेने के दौरान मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। इस फीस पर को आप EMI पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। ईरान संकट की तुलना 1956 के स्वेज संकट से क्यों की जा रही है? आप जानते हैं कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर के ईरान पर हमला कर दिया। 28 फरवरी 2026 को आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनके जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, वो भी मारे गए। अमेरिका ने एक तरह से अपना लक्ष्य यहां पर किया कि उसे रजीम चेंज करना है, यानी सत्ता परिवर्तन उसे करना है। लेकिन अमेरिका अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान में किसी प्रकार का सत्ता परिवर्तन एक प्रकार से नहीं कर पाया है। वहां की टॉप लीडरशिप के ज्यादा जो लोग थे उनके समाप्त होने के बाद भी, उनके खत्म होने के बाद भी रजीम चेंज अमेरिका ईरान में नहीं कर पाया है, बल्कि ईरान ने अपनी संस्थागत मजबूती को इस हमलों के दौरान प्रदर्शित किया है। संस्थागत मजबूती उसकी उजागर हुई है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का जो मार्ग है, परिवहन का जो मार्ग है, मेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो होकर के जाता है, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी अंततः अरब सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है, इस व्यापारिक मार्ग को बंद करके उसने एक प्रकार से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को भी बड़े स्तर पर प्रभावित कर दिया। अमेरिका अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी एक तरह से वैश्विक रूप से पहचानी जाने वाली नौसैनिक शक्ति के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाया। ये अमेरिका की नौसैनिक शक्ति के लिमिटेशंस को भी प्रदर्शित करता है। तो एक तरफ तो रजीम चेंज नहीं हो पाया, दूसरी तरफ नौसैनिक शक्ति के लिमिटेशन भी, एक सैन्य शक्ति की लिमिटेशन भी प्रदर्शित हो गई। और तीसरा कारण क्या रहा जो अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व के पतन का संकेतित कर रहा है कि उसने अपने जो यूरोपीय सहयोगी हैं, जो अरब के सहयोगी हैं, उनका भी विश्वास कहीं ना कहीं खोया है। क्योंकि इस बात के भी तमाम खबरें आ रही हैं कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अपने यूरोपियन अलाइज और अरब अलाइज को कॉन्फिडेंस में लिए ईरान पर हमला किया गया। और ईरान पर हमला किया गया तो इस हमले में किसी भी प्रकार से यूरोपीय सहयोगियों ने उस तरह से साथ नहीं आए। आप ये मानिए कि इस हमले में वो शामिल ही नहीं हुए हैं। अरब में भी आप सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट, इस बात की खबरें भी आ रही हैं कि अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करने के लिए अब चीन और रूस की तरफ देख रहे हैं। तो अमेरिका की ये एक प्रकार से कूटनीतिक हार को भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहा है। इस संकट के बावजूद जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई ऊर्जा से संबंधित, उसके कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतें कितनी बढ़ी। आप देखिए कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, जो कच्चे तेल की कीमत है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत $115 पर बैरल से 119.5 या $120 पर बैरल तक पहुंच गई। आप ये जानते हैं। और एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। न केवल यहां पर इतनी कीमतें बढ़ी, ये रूस यूक्रेन संकट के बाद 2022 के बाद सबसे अधिक बढ़ी हुई कीमतें हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़कर के $4.1 पर गैलन तक ये कीमत चली गई है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर होता है। ये जो कीमत है ये जून 2022 के बाद सबसे ज्यादा है अमेरिका में। तो अमेरिका में भी महंगाई लगातार बढ़ती चली गई। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रूवल रेटिंग है, वो अमेरिका में बहुत नीचे चली गई। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप के द्वारा जो युद्ध शुरू किया गया ईरान में, ये कहीं ना कहीं घरेलू संकट से ध्यान हटाने के लिए किया गया, यानी एप्स्टीन फाइल के प्रकाशन और जो उन्होंने ग्लोबल टैरिफ की प्रक्रिया 2025 में शुरू की, उससे जो आर्थिक दबाव अमेरिका पर आया, इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए अमेरिका ने ये सारी चीजें प्रारंभ की है। तो ये जो सारे अमेरिका उद्देश्य लेकर के चला और उसकी सैन्य शक्ति का भी एक लिमिटेशन उजागर हुई, उसके सहयोगियों के साथ उसके संबंधों में भी कहीं ना कहीं संतुलन नहीं दिख रहा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भी
अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व के पतन का ही संकेत कर रही है। अमेरिका के लिए ये एक स्वेज मोमेंट हो सकता है, विशेषज्ञों का ये कहना है। और इस घटना की वजह से वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। ये ज्यादा से ज्यादा मल्टीपोलर होगा, बहुध्रुवीय व्यवस्था होगी। कोई एक देश किसी चीज को संपूर्णतः तय नहीं कर पाएगा। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न क्या है? कथन और कारण यहां पर दिया हुआ है, इसको कारण मानिएगा। कथन और कारण यहां पर दिया हुआ है। कथन क्या है? 1956 का स्वेज क्राइसिस ब्रिटेन के पतन का संकेत माना जाता है। कारण क्या है? सैन्य जीत के बावजूद उसे अंतरराष्ट्रीय दबाव में स्वेज नहर से पीछे हटना पड़ा। आपको बस सही कथन चुनना है, सही विकल्प चुनना है। दोनों कथन और कारण सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या है और कारण कथन की सही व्याख्या है। दोनों सही हैं, कथन और कारण, लेकिन कारण सही व्याख्या कथन की नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।